वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है बीएसटीसी की क्लासेस में। और आपका जो पोर्शन है आज टीचिंग एम्पलीट्यूड वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये मान के चलिए कि आप अगर दिक्कत आपको मुझे पता है सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक में आती है आपको। अपना पूरा का पूरा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। सब कुछ चीज़ें टर्म्स वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी हिंदी में रहेगी, ताकि कुछ बच्चे जो है वो समझ सके चीज़ों को आसानी से, ठीक है। और टर्म सारी मैं इंग्लिश में काम में लूँगा कंप्लीटली, ठीक है। और सब चीज़ें अपनी इंग्लिश में रहेगी। तो सबसे पहले अपने टीचिंग एप्लीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो पहले ये तो देखें कि टीचिंग क्या है। क्लियर है? टीचिंग एप्लीट्यूड तो बात की बात है, पहले किसके बारे में बात करते हैं? टीचिंग के बारे में, कि टीचिंग है क्या, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। बात करते हैं। तो टीचिंग की डेफिनेशन कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए, कुछ एजुकेशनलिस्ट हुए जिन्होंने शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम किया, तो उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी। वो डेफिनेशन अपन को याद तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो इसलिए पढ़ते हैं कि अपने को मीनिंग समझ में आए उनका। क्लियर है मेरी बात? वो मीनिंग समझने के लिए अपन ये बेसिकली ये पढ़ रहे हैं। तो मीनिंग जो है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है आपकी किसकी? मोरिशन की। किसकी डेफिनेशन है? मोरिशन। मोरिशन आपकी क्या कहते हैं? मोरिशन आपकी ये कहते हैं कि एक फुल मेच्योर पर्सन जो है, जिसकी फुल मेच्योर पर्सनैलिटी हो, और एक जो है आपके लेस मेच्योर। फुल मेच्योर पर्सनैलिटी और जो लेस मेच्योर पर्सनैलिटी के बीच का जो रिलेशन है वो ही क्या कहलाता है? ये रिलेशन ही क्या कहलाता है? टीचिंग। ये रिलेशन ही क्या कहलाता है? टीचिंग। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? टीचिंग। लेकिन उन्होंने एक चीज और बताई है कि ये जो रिलेशन है वो किस फील्ड का होना चाहिए। तो जनाब ये रिलेशन जो है वो एजुकेशन फील्ड का होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए। तो जो फुल मेच्योर पर्सनैलिटी है वो तो है आपकी किसकी? टीचर की। फुल मेच्योर पर्सन यहां पर क्या रहेगा? टीचर। और जो लेस मेच्योर पर्सन है वो कौन रहेगा? स्टूडेंट। कौन है? स्टूडेंट। यहां पर हम एक बात ध्यान रखेंगे कि पूरी इसके अंदर टीचिंग एम्पलीट्यूड में स्टूडेंट काम में ना लेके अपन काम में एक नया वर्ड साइकोलॉजी का, लर्नर। क्या काम में लेंगे? लर्नर। मैं यहां पे फुल मेच्योर पर्सनैलिटी हूं और आप क्या हो? लेस मेच्योर पर्सन। क्यों? मैंने बीएड कर रखा है, एमएड कर रखा है, तो मेरे को इस फील्ड का नॉलेज ज्यादा है। क्लियर है मेरी बात? तो मैं फुल मेच्योर पर्सनैलिटी हूं और आप लेस मेच्योर पर्सनैलिटी हो। तो आप लर्नर हो, मैं टीचर हूं। आपका और मेरा जो रिलेशन है वही क्या है? टीचिंग है। देखो डेफिनेशन अब देखो। और अपने को की पॉइंट ध्यान रखने हैं, बस की पॉइंट याद करना है। मोरिशन की डेफिनेशन क्या है जनाब? मोरिशन ये कहते हैं कि टीचिंग एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक फुल मैच्योर पर्सनैलिटी है, देखो ये आ गया, क्लियर है, और एक लेस मैच्योर पर्सनैलिटी, ये एक लेस मैच्योर पर्सनैलिटी। इन दोनों के बीच के अंदर जो रिलेशन है, किसमें? एजुकेशन फील्ड के अंदर। फील्ड भी ध्यान भाई, फुल मेच्योर पर्सनैलिटी और लेस मेच्योर पर्सनैलिटी तो अलग अलग फील्ड में हो सकती है, इंडस्ट्री के फील्ड में हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? कोई आपके आईटी है उस फील्ड में हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अपन एजुकेशन फील्ड की बात करें तो यहां पर जो फुल मेच्योर पर्सनैलिटी वो कौन होगा? वो होगा जनाब टीचर। कौन होगा? टीचर। और जो लेस मेच्योर पर्सनैलिटी वो कौन होगा? लर्नर। कौन होगा? लर्नर। क्लियर है मेरी बात? मैं बार बार काम में लूंगा ये वाला वर्ड, लर्नर। क्लियर है? लर्नर है स्टूडेंट की तरह मानो आप, तो सीखने वाला है। लर्निंग मैंने सीखना, लर्नर यानी जो सीखने वाला है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक स्मिथ आते हैं। स्मिथ ये कहते हैं कि टीचिंग का मतलब यह है कि जहां से लर्निंग जनरेट होती हो। अगर जैसे मान लो मैंने 1 घंटे आपको पढ़ाया लेकिन आपने कुछ नहीं सीखा, आपकी लर्निंग जीरो है, तो वो टीचिंग नहीं कहलाएगी। टीचिंग का मतलब यह है जब आपने कुछ सीखा हो, जब लर्निंग जनरेट हुई हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये किसने कही है? स्मिथ ने कही है।
स्मिथ लर्निंग को जनरेट करने का बताया है कि टीचिंग का मतलब क्या है, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा इंजन जो लर्निंग पैदा करती है। सीधी सी बात है। स्मिथ क्या करते हैं, स्मिथ ने कहा कि टीचिंग ऐसा जनरेटर है जो लर्निंग को पैदा करता है। क्लियर है मेरी बात? और मोरिशन क्या कहते हैं, मोरिशन कहते हैं कि टीचिंग का मतलब है एक फुल मैच्योर पर्सनैलिटी, मतलब टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का जो क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन किस फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड के अंदर, वो क्या है, टीचिंग है जनाब। बात समझ में आ गई? दोनों की डेफिनेशन अपने को याद है? बिल्कुल याद है सर, याद होगी ना यहीं पे, बिल्कुल याद होगी। ठीक है, अब देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीचिंग जो है ना एक सोशल प्रोसेस है। क्या है? सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, यानी यहां पर जब आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे टीचर भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी बनते हैं वहां पे आपके, वहां पे आप खेलते भी हो, वहां पे पढ़ते भी हो, वहां पे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीखते हो। क्लियर है मेरी बात? ग्रुप्स बनते हैं आपके बीच में, है ना, स्पोर्ट्स में खेलते हो तो बनते हैं, डिस्कशन होता है तो बनते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो वहां पर क्या है, आप एक दूसरे के प्रति क्या होते हो, एक जिम्मेदार होते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हो। क्लियर है मेरी बात? यानी कि वो एक केवल और केवल वहां की वो जो सिचुएशन है टीचिंग वाली, वो एक क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रोसेस है। ठीक है, तो टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। तो अपने को ध्यान में रखना कि बिल्कुल सोशल प्रोसेस। अगर ऑप्शन में मिले आपको कि टीचिंग क्या, इनमें से गलत बताओ, ठीक है, रोंग आपको एक चूज करना रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा उनमें से एक, तो टीचिंग सोशल प्रोसेस है बिल्कुल। तो अपना पढ़ा हुआ रहेगा वहां पे, तो अपने को ध्यान में रहेगा कि बिल्कुल टीचिंग क्या एक सोशल प्रोसेस है। अब देखो, सॉरी, टीचिंग के जो है वो दो मीनिंग निकल के आते हैं। अरे यार, टीचिंग, टीचिंग के दो मीनिंग निकल के आते हैं। क्या क्या? एक तो मीनिंग निकल के आता है आपका ब्रॉड मीनिंग, एक आपके निकल के आता है नेरो। नेरो मीनिंग के अंदर है, टीचिंग का मतलब है कि केवल फॉर्मल टीचिंग। कैसी टीचिंग? केवल और केवल फॉर्मल टीचिंग। मतलब एक छोटा सा, अगर टीचिंग का अगर छोटा सा मीनिंग निकाले ना अपन, तो इसका मतलब है कि एक फॉर्मल टीचिंग हो रही है साहब। स्कूल के अंदर आप गए, फॉर्मल टीचिंग है ना, अपन देखते हैं इसका मतलब क्या है। और इसका अगर ब्रॉड मीनिंग अपन निकालें तो इसका होता है फॉर्मल और अनफॉर्मल टीचिंग। समझेंगे, देखो क्या है। छोटे लेवल पे अगर मैं बात करूं तो टीचिंग का सीधा सा मतलब निकल के आता है कि साहब फॉर्मल, फॉर्मल टीचिंग का मतलब क्या होता है। देखो, फॉर्मल टीचिंग का मतलब है आपके और मेरे बीच में जो अभी चल रही है टीचिंग, वो कैसी है, वो फॉर्मल है। क्लियर है? आपके और स्कूल में जाते हो तो क्लासरूम में जो होती है टीचिंग, वो कैसी होती है, फॉर्मल होती है, जो करिकुलम से डिसाइड होती है, आपको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कब पढ़नी है, सब कुछ एक प्लान्ड होता है। सबसे पहले अपना भी फिक्स एक सिलेबस है कि अपने को ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, तो सब कुछ एक फिक्स चीज है वो। क्लियर है मेरी बात? वो सिलेबस है, वो करिकुलम आपका फिक्स्ड है वो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो, वो टीचिंग क्या कहलाती है, फॉर्मल टीचिंग। और जो आप कहीं पर और कहीं से पढ़ते हो, और कहीं से मतलब आप फ्रेंड्स के साथ में गए, उसने है, आपके चाचा जी, आपके मामा जी, आपके फूफा जी है, उन्होंने आपको जो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान क्या, इनफॉर्मल या अनफॉर्मल, वो क्या है आपका, इनफॉर्मल है टीचिंग। तो उसको हम कौन सी कहेंगे, आपको इनफॉर्मल टीचिंग। क्लियर है बात? अगर ब्रॉडर लेवल पे बात करें, ब्रॉड मीनिंग अपन निकालेंगे इसका, तो टीचिंग क्या है, फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। तो ध्यान में रखेंगे अपन कि अगर टीचिंग की छोटी एस्पेक्ट में बात करोगे आप, तो टीचिंग केवल और केवल क्या है, फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब जो टीचर पढ़ाता है, सीधा सा मतलब है। इनफॉर्मल का मतलब जो आप दोस्तों से सीखते हो, खेल के मैदान में सीखते हो, प्लेग्राउंड में सीखते हो, स्पोर्ट्स में सीखते हो, अपनी सिस्टर से सीखते हो, अपने भाई से सीखते हो, अपने मम्मी से सीखते हो, अपने पापा से सीखते हो। इवन बस के अंदर भी कोई बैठ के आपको ज्ञान दे दिया कि ये ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, वो भी क्या है, इनफॉर्मल टीचिंग है।
उसने भी आपको एक नई चीज सिखाई है। तो जो बाहर से बिना कोई सडनली आपको जो चीज आपने सीखी है, कोई बात आपको ध्यान में रही है, वो इनफॉर्मल है। और जो टीचर के द्वारा आपने सीखा है, मेरे से आप जो सीख रहे हो, वो कैसी है, वो फॉर्मल टीचिंग है। दोनों में डिफरेंस पता लग गया? क्लियर है मेरी बात? नैरो और रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग जिसका है वो क्या है, फॉर्मल। क्या है, फॉर्मल। कैसी प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसेस है सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम बात करते हैं एलिमेंट की, कि टीचिंग के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो टीचिंग के 3 वेरिएबल होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, वो आता है आपके टीचर, फिर आता है लर्नर, और तीसरा एलिमेंट आता है करिकुलम, जो सिलेबस है आपका। क्लियर है मेरी बात? लिखे होंगे यहाँ पे, नहीं लिखा के कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा हो तो ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि 3 एलिमेंट है, कौन कौन से, टीचर, लर्नर और करिकुलम। ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले जो टीचिंग प्रोसेस थी वो वन डायमेंशनल थी, वन वे थी, केवल और केवल। वन वे का मतलब क्या है, टीचर आया, बोला, एक्सप्लेन किया, पढ़ाया और गया। ये क्या है, वन वे। तो टीचिंग पहले कैसे हुआ करती थी, वन वे हुआ करती थी। फिर टीचिंग में क्या आया, 2D आई साहब। 2D का मतलब टू वे आ गया। टीचिंग कैसी होगी, टू वे। टू वे का मतलब क्या होगी, यहां पे जो टीचिंग चली ना, वो टीचिंग चली आपकी किसके बीच में, वो टीचिंग किस किस के बीच में चली, वो चली आपके टीचर के बीच में और जो लर्नर के बीच में, या मैं बोलूं टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट है, लर्नर है, उसको समझ नहीं आ रहा, वापस वो पूछ रहा है, टीचर को क्वेश्चन पूछ रहा है, लर्नर उसको आंसर दे रहा है। ये भी क्या है, टू वे है। क्या, कैसी टीचिंग है, टू वे। फिर आए 3D। 3D में क्या होगा, 3 डायमेंशन होगी, 3 वे बोलेंगे इसको, 3 वे, 3 वे टीचिंग। और 3 वे टीचिंग में क्या होगा, 3 वे टीचिंग में तीनों पार्ट करेंगे, कौन कौन से, टीचर, लर्नर और करिकुलम। करिकुलम का मतलब सिलेबस जो आपका है। क्लियर है मेरी बात? देखो सिलेबस में, और एक थोड़ा सा मैं और बता दूं, थोड़ी सी बातें कंफ्यूज नहीं रहे आप ना। सिलेबस तो सिलेबस लिखो ना सर। एक है करिकुलम, एक है सिलेबस। करिकुलम और सिलेबस में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है, तो ध्यान में रखेंगे कि करिकुलम के अंदर जो आपका टीचिंग मेथड्स है वो भी चलते हैं। अभी टीचिंग, आप तो इतना ध्यान रखो कि इसमें सिलेबस, सिलेबस भी होता है और साथ में जो अदर एक्टिविटी भी होती है, और इसमें ओनली फॉर जो आपका सिलेबस है, वो केवल सिलेबस है, वो तो आपका ही है। जो आपकी साइंस की बुक है, मैथ्स की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल की, ये सिलेबस है, ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी जो अदर एक्टिविटी होती है, आपका स्पोर्ट्स है, आपका डिबेट आपकी चल रही है किसी से, क्लियर है मेरी बात है ना, गाना बजाना सीख रहे हो आप, हारमोनियम सीख रहे हो आप, डांस सीख रहे हो आप, म्यूजिक सीख रहे हो आप, ये सब क्या है, अदर एक्टिविटी है। तो अदर एक्टिविटी को और सिलेबस को मिला के हम क्या कहेंगे, करिकुलम कहेंगे। सिंपल सी बात है। सिलेबस का तो मतलब पता है ना, साइंस में आपके ये टॉपिक है, ये सिलेबस है ना। तो वो सिलेबस और जो अदर एक्टिविटी जो भी स्कूल में होती है, करते हो आप, उन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, करिकुलम कहेंगे। दोनों में डिफरेंस पता लगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को लगता है आप ये नहीं पता आपको, इसलिए मैंने बताई है। तो हाँ, एक ये चीज अपने को ध्यान में क्या रखना है कि टीचिंग के एलिमेंट कितने, 3 एलिमेंट होते हैं साहब। टीचर देखो लिखा हुआ भी है, 3 वे प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है टीचिंग, 3 वे प्रोसेस है सर।
कैसी है? तो थ्री वे प्रोसेस है। क्लियर है? टीचर भी होता है, लर्नर भी होता है और करिकुलम भी है आपका। तो जब भी टीचिंग की एलिमेंट की बात होगी, टीचिंग एलिमेंट कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? हम याद रखेंगे CLT से। CLT ये अपनी ट्रिक रहेगी। याद देखो, याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। CLT ये ट्रिक है अपनी याद करने की। C का मतलब जनाब क्या है? करिकुलम। करिकुलम। L का मतलब क्या है? लर्नर। T का मतलब क्या है? टीचर। तो आपसे पूछे कि टीचिंग के 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो CLT, करिकुलम, लर्नर और टीचर। टीचर, लर्नर, करिकुलम। क्लियर है मेरी बात? ओके सर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग कैसी प्रोसेस? थ्री वे प्रोसेस। कैसी प्रोसेस? थ्री वे प्रोसेस। बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ टीचिंग की। अब देखो, ऑब्जेक्टिव के बेस्ट पे जो टीचिंग के टाइप हैं वो 3 होते हैं। ठीक है? कौन कौन से हैं? देखो, ऑब्जेक्टिव के बेस पे 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कोग्नेटिव, एक होता है आपका अफेक्शन, एक होता है आपको साइकोमोटर। कोग्नेटिव का मतलब होता है माइंड का जो जितना भी खेल है, दिमाग का जो भी खेल है, मस्तिष्क का जो भी खेल है, माइंड का, वो सब क्या है? ये वाला पोर्शन क्या है आपका? कोग्नेटिव। ठीक है? और जो ये वाला मीटर है ना, हार्ट वाला, वो किसका है? वो अफेक्शन का है। और जो आप हाथ से काम करते हो, है ना, लिखने का, दौड़ने का, भागने का, खेलने का, कूदने का, वो क्या है? साइकोमोटर। वो क्या है? साइकोमोटर। क्लियर है मेरी बात? तो देखोगे वापस से एक बार, कोग्नेटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कोग्नेटिव में क्या होता है? कोग्नेटिव में आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड है, फैक्ट है ना, थिंकिंग जो है आपकी, क्या है? थिंकिंग। क्लियर है मेरी बात? अफेक्टिव में क्या होता है? अफेक्टिव में आपके, अफेक्टिव बोलो, अफेक्शन बोलो, कोग्नेटिव बोलो, कोग्नेशन बोलो, एक ही बात है। टेंशन नहीं लेनी है ना। यहां पर अगर कोग्नेशन भी आ गया तो भी वही है, तो अलग से कुछ नहीं, कोई क्या आ गया। अफेक्टिव का मतलब या अफेक्शन का मतलब एक ही बात है। क्लियर है? वो नाउन प्रोनाउन का खेल है यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन और फैक्ट बेस होगा, थिंकिंग प्रोसेस होगी इसके अंदर। फिर अफेक्टिव का मतलब क्या है, या अफेक्शन का मतलब क्या है? फीलिंग्स आएगी यहाँ पर। ये दिल का मामला है, अंडरस्टैंडिंग वाला मामला है, समझने वाला मामला है खेल, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव का मामला है। ठीक है? अरे समझ। साइकोमोटर का मैंने कह दिया था, हाथ वाला है मामला। हाथ वाला मतलब एक्शन, रनिंग, प्लेइंग, साफ सफाई करना। क्लियर है मेरी बात? पानी पीना, दौड़ना, कूदना, लिखना, ये सब क्या है? साइकोमोटर। याद कैसे करेंगे सर? ये तो बहुत किताबों में मिल जाएगा आपको। याद कैसे करना है वो देखो। जब भी आपको कहे कि टीचिंग जो है ऑब्जेक्टिव के आधार पर कितने टाइप्स की है, तो याद केवल एक रखेंगे। किसके बेसिस पे? ऑब्जेक्टिव के, उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे 3, इसमें भी 3। और इसमें 3 कौन कौन से हैं? तो इसमें हम याद रखेंगे कैप, टोपी जो होती है ना, वो याद रखेंगे। केप का मतलब, पहले का मतलब क्या है? कोग्नेटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब जो हाथ वाला है ना, मांसपेशियों से जो काम होता है, कहने का मतलब हाथ पैर इनसे जो काम होता है ना, वो सब किस में आएगा? साइकोमोटर के अंदर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के आधार पर क्या, कितने टाइप? 3। क्या ऊपर क्या लगी है? टोपी लगी है, केप लगी है। केप का मतलब, के सी का मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर।
कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। नहीं पल्ले पड़ रहा सर, तो इसको ऐसे याद रखो आप। अफेक्टिव का मतलब इसका संबंध है दिल से, इसका संबंध है दिमाग से, दिल, दिमाग। और साइकोमोटर का मतलब हाथ। ऐसे याद रख लो यार। दिल, सॉरी, दिल, दिमाग और हाथ, दिल, दिमाग और हाथ। कैप, कॉग्निटिव, ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। याद हो गया ना यहीं पे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ये अफेक्टिव, ये अफेक्टिव, अफेक्टिव फीलिंग्स वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला, कॉम्प्रिहेंसिव वाला। बात समझ में आ रही है? इसमें थिंकिंग वाला, फैक्ट याद करने वाला, ठीक है। और इसमें प्लेइंग है, रनिंग है, राइटिंग है, ये सब क्या है? साइकोमोटर। बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। टाइप्स ऑफ टीचिंग अपन ने कर लिए। हाँ, अब टीचिंग लेवल के आधार पर देखिएगा आप, टीचिंग लेवल के आधार पर ये हर्बर्ट्स के लेवल है जनाब। किसके लेवल है? हर्बर्ट्स के। और किसके बेस्ट पर है? टीचिंग लेवल के आधार पर। तीन टाइप की होती है टीचिंग। कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। पहली कौन सी है? मेमोरी लेवल। दूसरी है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरी है रिफ्लेक्टिव लेवल। पहली है मेमोरी लेवल, दूसरी है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरी है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये आपका सबसे बेस्ट है, बेस्ट मॉडल। ऐसे याद रख लो इसको, ये सबसे क्या है? बेस्ट मॉडल है। होता है ना, गाड़ी के तीन मॉडल आते हैं जनरल, जानो टाटा हो, महिंद्रा हो, सबसे तीन मॉडल। एक तो बेस मॉडल आता है, एक मिडल आता है, और एक हायर मॉडल आता है, टॉप मॉडल जिसको आप बोलते हो, हायर मॉडल। तो ये हायर लेवल है, ये बेस लेवल है, ये मिडल लेवल है। ये मेमोरी पे बेस्ड है, ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, और ये रिफ्लेक्टिव पे बेस्ड है। मेमोरी लेवल किसने दिया था? हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? मोरिशन ने। और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था? हंट ने। इसमें क्या होती है? इसमें रोट लर्निंग होती है। रोट लर्निंग क्यों? मेमोरी पे तो बेस है। रोट लर्निंग का मतलब समझ रहे हो? रट्टा मारना, बस चीजों याद करनी है बस, वो क्या है? रोट लर्निंग। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल, उस पर क्या? कॉम्प्रहेंसिव, मतलब समझना चीजों को, अंडरस्टैंडिंग करना उसको, वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका है। और लास्ट में जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, मतलब रीजनिंग के साथ में, एक लॉजिक के साथ में चीजों को अंडरस्टैंड करना, बहुत हाई लेवल की बात हो रही है, इसलिए हमने ये क्या कहा था? हायर लेवल है। आपको कहेंगे सबसे लोअर लेवल कौन सा है, तो मेमोरी लेवल। ये सबसे कौन सा है? लोअर लेवल है। टीचिंग का सबसे लोअर लेवल कौन सा? मेमोरी। मेमोरी लेवल का मतलब कैसे है? जैसे इंडिया की कैपिटल कौन सी है, तो अब दिमाग क्या करेगा? मेमोरी बताएगी ना, दिमाग में पढ़ा हुआ है पहले, न्यू दिल्ली है, वो क्या है? ये मेमोरी लेवल। बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरी बात? अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको क्या होता है? समझना होता है। जैसे मतलब मैं आपसे, अच्छा मैं आपसे पूछूं, एक एग्जाम्पल से अपन देखते हैं इसको, बहुत प्यारे एग्जाम्पल से। मैं आपके कहूं कि जो वाटर है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल होता है, बताओ। इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सीधा सा मैं कहूं? हाँ सर, याद है हमें, कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है? ये मेमोरी लेवल है। ये कैसा है? मेमोरी लेवल। इसमें फैक्ट चलते हैं केवल और केवल। मेमोरी लेवल टीचिंग जो है, दी किसने है? तो दी हर्बर्ट ने है। किसने दी है? हर्बर्ट ने। मैं आपसे एक सवाल पूछूं,
वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल क्यों होता है? अब ये समझने वाला है, ये अंडरस्टैंड करने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव चीजें आ गई इसके अंदर। ये लेवल कौन सा है? मैं आंसर नहीं दे रहा, मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। ये क्या है आपका? ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। दिया किसने था? तो जनाब दिया था आपके किसने? किसने दिया था? बोलो बोलो बोलो, पढ़ के आए ना? बिल्कुल सर, मोरिशन। कौन थे? मोरिशन। अगर यही सवाल में से पूछ लूं कि, अरे यार ये क्या गया, इसी क्वेश्चन को मैं से पूछ लूं कि पहाड़ों पर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इफेक्ट आएगा भाई? अगर आप, वाटर है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और वहां पर चाय बनाने में समय कम लगेगा या ज्यादा? बात समझ रहे हो मेरी बात? बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब चाय बनने में टाइम ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है। और हाइट पे जाने पे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट हो, ये हाई लेवल की थिंकिंग है सर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए ये लेवल कौन सा है आपके? ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। ये कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल। कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल। ये किसने दिया था? बोलो बोलो बोलो, किसने दिया था? हंट ने। किसने दिया था? हंट ने। किसने दिया था? हंट ने। मेमोरी लेवल किसने दिया था बोलो? हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने। और हायर लेवल जो है रिफ्लेक्टिव लेवल, वो किसने दिया था? हंटर ने दिया था। अगर मैं सीधा सा कहूँ ना, ये समझ में आ गया क्या आपके? पहले ये बताओ मेरे को, ये समझ में आ गई कि चीज़, ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर है सर। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि जनाब, आप, एक चीज़ निकल के आती है आपके, और बहुत प्यारी चीज़ निकल के आती है, और वो क्या निकल के आती है? वो ये निकल के आती है कि जो हर्बर्ट है ना, हर्बर्ट, हर्बर्ट याद करवाता है। याद करने की ट्रिक है ये। हर्बर्ट तो क्या करवा रहा है? याद। मोरिसन समझाता है। और जो हंट है, हंट, ये क्या करता है? समाधान करता है। यानी समस्या का शिकार करता है। ऐसे याद रख लो आप। हंट यानी क्या होता है? शिकार करना। समस्या का क्या करेगा? शिकार करेगा। मैंने ऐसे याद कर रखा है, और मैं कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। मेरे को रात के 12 बजे उठा के पूछ लोगे ना, मेमोरी लेवल किसका है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसका है, रिफ्लेक्टिव लेवल किसका है, मुझे पता है। वरना होगा क्या, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा आपको। यार हर्बर्ट भी पढ़ा हुआ है, मोरिशन भी पढ़ा हुआ है, नाम तो ये हंट का भी सुन रखा है, ये दिया किसने है? कंफ्यूजन पैदा होती है वहां पे। जब तक चीजों को लिंक नहीं करोगे आप, कंफ्यूजन रहेगा। आपने अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं सर, बिल्कुल पेपर में कंफ्यूजन आएगा, 100% आएगा। टेंशन तो इसीलिए वो कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए अपने को क्या याद रखना है कि मेमोरी लेवल किसका? हर्बर्ट का। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसका? मोरिशन का। और रिफ्लेक्टिव लेवल किसका? हंट का। सवाल यही आने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आगे चलें। हाँ, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग की। लेकिन ये बेस्ड किस पे है? ये बेस्ड आपके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे अगर टीचिंग बेस्ड है तो वो दो टाइप की है। एक है डायग्नोसिस, एक है रीमेडिकल। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है? एक डायग्नोस्टिक टीचिंग और रीमेडियल टीचिंग का मतलब क्या है, देखो।
स्ट्रक्चर पे बेस्ड पे दो टाइप्स हैं, एक है डायग्नोस्टिक टीचिंग, एक है आपकी रीमेडियल। दोनों में फर्क किस चीज का है, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। मैंने एक स्टूडेंट को, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैंने एक स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी, और वो प्रॉब्लम क्या है, डिवाइड करना, ठीक है। उससे हो नहीं रहा सर, मैंने 5 दे लिए, मैंने 6 दे लिए, पहले मैंने उसको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने उसको जब एग्जाम्पल लिए उसको, ये घर से करके ले आना है, घर से भी उससे नहीं हो रहे, क्लास में दे रहा हूँ उस तो भी उससे नहीं हो रहे मान लो, तो आपको क्या लगेगा वहाँ पे। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप टीचर की तैयारी करने जा रहे हो ना, तो आप सिखाते कैसे हो बच्चों को। तो मैं आपको, जब आप कॉलेज में जाओगे उससे पहले मैं सब कुछ एकदम तैयार करके भेजूंगा आपको, एकदम रेडी जेंट, कहीं कोई टेंशन नहीं है। टीचर तो मैं बना के भेज दूंगा वहाँ पे वैसे ही। कॉलेज में पढ़ाई चाहिए नहीं पढ़ाए, उससे ज़्यादा मैं पढ़ा दूंगा, जितना आप 2 साल में सीखोगे उससे ज़्यादा, तो पक्की बात है मेरी। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि मैंने उसको एग्जाम्पल दिया और उससे एग्जाम्पल हो नहीं रहे, सोल्व नहीं हो रहे, तो दिक्कत क्या आ रही है। फिर मैंने ये क्या किया कि उसका टेस्ट लिया, फिर मैंने उसके पास खड़े होकर मैंने देखा, फिर मेरे को पता लगा, जब मैंने उसका डायग्नोस्टिक किया, तो मैंने उसका, देखो दो वर्ड होता है, एक तो होता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस से ही मिलकर बना है डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है वो डायग्नोसिस वर्ड से मिलकर बना है। तो डायग्नोसिस वर्ड का मतलब होता है निदान करना, क्या करना, निदान। और एक होता है रीमेडियल, रीमेडियल का मतलब होता है उपचार करना, समाधान करना। थोड़ी सी हिंदी बता रहा हूं ताकि आप समझ सको मेरे को, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग का मतलब क्या है कि आपने उसकी प्रॉब्लम को समझे, पहले समझा है कि इससे डिवाइड इसलिए नहीं हो रहा कि इसको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, इसको इसको टेबल ही याद नहीं है अभी तक, डिवाइड कैसे करेगा ये। क्लियर है मेरी बात। भाई आपने 35/7 दे दिया, अब 7 की टेबल ही नहीं पता उसको, 7 की टेबल ही याद नहीं है, वो कहां से करेगा बेचारा, डिवाइड कहां से करेगा वो, जब टेबल ही याद नहीं है। तो आपने क्या किया, ये पहले प्रॉब्लम का पता लगाया, ये है कि आप उसको टेबल नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम थी, इससे प्रॉब्लम को पता लगाया आपने। प्रॉब्लम को जो फाइंड आउट करना होता है, जो प्रॉब्लम को आपने जाना है, फाइंड आउट किया है, वो क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग। वो क्या कहलाती है, डायग्नोस्टिक टीचिंग। और फिर उसका सॉल्यूशन करना, वो क्या है, रिमेडियल टीचिंग। ये देखो ये है ना, जनरली हम एक हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो जो क्लिनिकल होता है, क्लिनिक में जाते हैं, तो एक डॉक्टर होता है, उसकी टर्म्स हैं ये, वहां से अपन ने उठाए हैं। साइकोलॉजी के अंदर एक एक अलग सब्जेक्ट चलता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, वहां से अपने ये एजुकेशन में आए हैं। क्योंकि जब डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर के पास अब जब जाते हो, तो पहले वो क्या करता है, वो टेस्ट करता है। अरे वो टेस्ट करेगा ना, किसके मलेरिया है, किसके टीबी है, कि इसके क्या चीज है, इसके प्रॉब्लम क्या है ना। सीबीसी करता है वो, खून की जांच करता है वो, ब्लड के सैंपल लेता है ना। तो वो जो खून और पेशाब की जांच होती है आपकी, वो इसलिए उसको कहते हैं डायग्नोसिस। और इसीलिए वहां से वर्ड आया डायग्नोस्टिक टीचिंग, वहां से ये वर्ड आया है क्या, डायग्नोस्टिक टीचिंग। और फिर जो वो टेस्ट करने के बाद उसको पता लगता है कि इसकी दिक्कत ये है, इसकी डब्ल्यूबीसी कम है, इसकी आरबीसी कम है, फिर वो मेडिसिन देता है। वो क्या है, वो है रीमेडियल टीचिंग। वो क्या है, रीमेडियल। इसके अंदर उपचार किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, उपचार। वो जो ट्रीटमेंट दे रहा है, वो जो टेबलेट्स दे रहा है आपको डॉक्टर, वो क्या कहलाती है, रीमेडियल टीचिंग। अब देखो आएगा मजा। हाँ, ये अपन ने बात की थी, बेस्ट ऑफ टीचिंग 2 टाइप्स है, डायग्नोस्टिक टीचिंग, रीमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक देखो लिखा हुआ है, डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किसको, वीकनेस को। किसको करता है जनाब, वीकनेस को। और रीमेडियल टीचिंग क्या करता है, वाइवा है, टेस्ट लेना, इससे क्या करता है, इससे क्या करता है, वापस उसका सॉल्यूशन करता है। क्लियर है मेरी बात।
अब अपन आते हैं किसमें, इसमें टाइप्स ऑफ टीचिंग देखोगे। टाइप्स ऑफ टीचिंग में 3 बातें आती है। टाइप्स ऑफ टीचिंग का मतलब कैसे पढ़ाना है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है उसको बताना, केवल और केवल टेल, बता दिया सर। क्लियर है मेरी बात। टीचिंग रिलेट टू प्रेजेंटेशन। डिमोस्ट्रेशन का मतलब अब यहां पे ये टीचर जो है वो दिखाएगा, वो शो करेगा, वो दिखाएगा कि ऐसे करना है ये। फिर एक्टिविटी का मतलब खुद करना, स्टूडेंट खुद करेगा, यहां पे डू, टेल शो डू। पहले टीचर बता देगा, करके दिखा देगा, फिर आपको करना रहेगा। ऐसे ही करते हैं, लेब में लेके जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, टीचर बताते हैं ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये केमिकल है, ये सब ये चीजें ऐसी है, बता दिया। अब वो जो एक्सपेरिमेंट पहले खुद करता है, ये लेसन सॉल्यूशन बना है या कुछ भी, आपके ज्योग्राफी में ले लो, जो भी है प्रैक्टिकल जो होते थे, फिर मैं वो पहले खुद करके बताता है, आप दिखाता है आपको कि ये ऐसे ऐसे करना है। आपने जब देख लिया फिर आप खुद करोगे उसको। तो प्रेजेंटेशन, डिमोन्स्ट्रेशन और एक्टिविटी, और ये एक्शन, टेल शो और डू, टेल शो और डू, ये 3 टाइप है एक्टिविटी बेस्ड पे। क्लियर है मेरी बात। बिल्कुल क्लियर है सर। अब प्रिंसिपल देखते हैं अपन। टीचिंग के प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को याद भी रखना है ये वाली बात। सबसे पहला प्रिंसिपल, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना। कैसे सीखना, करके। कोई भी चीज है समझ में नहीं आ रही तो करके सीखो, सीधी सी बात है। तो स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा मौका दो कि वो खुद क्या हो, करके सीखे उस चीज को। और करके सीखना क्या कहलाता है, लर्निंग बाय डूइंग कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जो चीज आप पढ़ा रहे हो उसके प्रति उसका क्या होना चाहिए, मोटिवेट रहना। स्टूडेंट अगर लर्नर जो आपका वो मोटिवेट ही नहीं रहेगा कि मुझे क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को ये बनना है, ये बनना, वो मोटिवेट रहेगा ना, तभी तो वो पढ़ेगा। तो ये प्रिंसिपल है कि उसको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा, मोटिवेट रहना चाहिए वो। प्रिंसिपल ऑफ ईटिंग, आप मैथ पढ़ा रहे हो और मैथ में उसका 1% इंटरेस्ट नहीं है तो क्या फायदे, वो टीचिंग कैसे करेगा। वो जो लर्निंग है, जो आप टीचिंग करवा रहे हो, वो स्मिथ क्या कहते थे कि टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे लर्निंग जनरेट हो। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो जनरेट कैसी होगी लर्निंग। इसका मतलब टीचिंग में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट भी आना चाहिए उसको। ये क्या है, प्रिंसिपल है इसका। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, उसका एक पर्पज है, उसका एम है अपना। अपन उसको एम बताएंगे कि भाई इसलिए तेरे को पढ़ना है ना, ये चीज पढ़नी है, ये सिलेबस में है, इतने नंबर लेके आना है, ये मार्क्स है, ये यहाँ पे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। एक फिक्स पर्पज है उसका, फिक्स एम है उसका। टीचिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब टीचर जो होता है ना, पूरा प्लान करके जाता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन चीज पढ़ानी है। क्लियर है मेरी बात, एक पूरी उसके पास प्लानिंग होती है, पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है। जैसे आज मैंने आपको ये कहा कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, तो एकदम फुल प्लानिंग के साथ में, ठीक है। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए उसके पास। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, उन बहुत सारी चीजों में से कौन सी बतानी है और कौन सी नहीं बतानी, ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कि किसको उठाया आपने, किसको चुना है आपने, किस चीज। ऐसा नहीं कि आज मन में आ रहा है पढ़ा देते हैं यार, कोई सा टॉपिक उठाया और स्टार्ट हो गए। सिलेक्ट करो पहले क्या पढ़ाना है आपको। बात समझ में आई मेरी। ये प्रिंसिपल्स है। एस्टैब्लिशिंग रिलेशन विथ लाइफ, जो चीजें आप पढ़ा रहे हो ना उनको एक जीवन के साथ जोड़ो, बच्चों के जीवन के साथ में क्या करो, जोड़ो आप। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको बार बार दोहराना। क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का मतलब, इसका मतलब है कि जो चीज आप टीचिंग करवा रहे हो, जो पढ़ा रहे हो, अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन है, कोई चीज बड़ी है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर करके पढ़ाओ, उनको पार्ट्स में पढ़ाओ, तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे की जरूरत अलग अलग होती है। हर एक बच्चे की एक उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी अलग अलग है, उसको उसकी जो अडेप्ट करने की जो स्किल्स है वो भी अलग अलग है। तो इसका मतलब सब क्या है, बच्चे अलग अलग हैं।
तो सब में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो सबको उस लेवल पे पढ़ाओ आप, बिल्कुल बेस से शुरू करो, फिर तो फिर ऊपर आओ, फिर एडवांस लेवल पे जाओ। ऐसा नहीं कि ये भी आ रही होगी बच्चों को, ये भी आ रही होगी, ये भी आ रही होगी, यहां से शुरू करते हैं, नहीं। ये इंडिविजुअल उनके डिफरेंसेस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिव बिहेवियर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप क्लासरूम के अंदर क्या करो, एक खुला एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करो कि बच्चा आपसे कुछ भी पूछ सके, एक लोकतांत्रिक वे में, है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, नेता, हालांकि अलग बात है आजकल नहीं सुनते, लेकिन नेता है वो जनता की सुनता है, वैसे ही क्लासरूम में बच्चे की टीचर को सुननी चाहिए, ऐसा बिहेवियर वहां पर डेवलप करना है आपको। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन, इसका मतलब कि वहां पर जो आपका बच्चा है जो क्लासरूम में, वो नई नई चीजें बनाए, नए नए क्वेश्चन को करने के नए नए तरीके खोजे। देखो सर मैंने, है ना, मेरे को पता है कि जब आप मैथ सोल्व करते थे, पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम ऐसे बहुत एक्साइटेड रहते थे कि टीचर ने इस मेथड से किया है तो हम दूसरे मेथड से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वहां पे चलती थी उस टाइम पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन करने के बहुत मेथड है, साइन को कोस में बदलो, फिर टेन में बदलो, फिर सेक में बदलो, ठीक है ना। तो हम ये सोचते थे कि यार इसको यही तरीका क्यों, इस तरीके से भी करें। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर क्या करो, आप वो कंस्ट्रक्टिव जो इन्वायरमेंट है उसको रिक्रिएशन करने का वो डेवलप करो वहां पे। ये मेथड है टीचिंग के। क्लियर है मेरी बात? ध्यान में रखना है अपने को। अब अपन बात करते हैं कि मैक्सिमम, ये मैक्सिमम के प्रिंसिपल है साहब टीचिंग के। मैक्सिमस, मैक्सिमस के प्रिंसिपल हैं वो कैसे कैसे, देखो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि सबसे पहले सिंपल जो चीज है ना, एकदम जो सिंपल है, बहुत इजी है, वो पढ़ाओ, उसके बाद में किस पे जाओ, कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स को बाद में खोलो आप, पहले सिंपल सिंपल बता दो। पहले जो उस बच्चे को पता है, पहले नॉन जो चीज है वो बताओ, उसके बाद क्या बताओ, उसके बाद अननोन बताओ। पहले जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट का मतलब जो एकदम सामने है, जो ध्यान में है, वो चीजें बताओ। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट बताओ। पता है ना कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जो नहीं दिखाई देती है या कुछ जो ऐसे थिंकिंग में होती है, इमेजिनरी जो चीजें होती है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं ना। तो पहले जो सामने है कॉन्क्रीट है उसको, फिर एब्स्ट्रैक्ट को, पहले पूरा का पूरा होल दिखाओ उसको, उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों की बात करो आप कि ये इसके पार्ट है, ये इसका पार्ट, ये इसका पार्ट। पहले इनडेफिनेट पे जाओ और फिर डेफिनेट पे। पहले बच्चा है जो चीजें उसको क्लियर नहीं होती, पहले उसको ध्यान में नहीं होता, फिर आप उसको बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे, उसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो फिर उसको डेफिनेट होगा उसके, हाँ अच्छा अच्छा ऐसे है। तो पहले उसके पास क्या था, इनडेफिनेट था, फिर वो क्या हो गया, उसके पास नॉलेज आया, वो डेफिनेट हो गया। ठीक है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि पहले जो उसके पास में है, सामने है, उन चीजों के बारे में बताओ, उसके बाद में जो वहां पे नहीं है उनके बारे में बताओ। क्लियर है? पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, पहले जो एग्जाम्पल के थ्रू बताओ उसको, पहले एग्जाम्पल दो, ये देखो ये चीज ये होगी, ये चीज ये है, ये चीज भी ये है, ये चीज भी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर ऐसा है तो हमेशा ऐसा होगा। तो पहले एग्जाम्पल्स बताओ पर्टिकुलर के बारे में, फिर वो जनरल रूल बताओ आप। क्लियर है मेरी बात? जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी में आपने पढ़ी होगी ना, संधि पढ़ी होगी, तो अब संधि में आप कहोगे कि जैसे हिम प्लस अल्ले है ना, विद्या प्लस अल्ले है, ये दोनों, ये क्या बन गया, हिमालय बन गया, ये क्या बन गया, विद्यालय बन गया। फिर आप कहो कि जब भी ए या आ, उनके बाद आ या आ आए तो वो आ बन जाते हैं ना। तो पहले एग्जाम्पल बताओ, फिर रूल बताओ कि ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? वैसे ही क्या ये क्या कह रहा है कि पहले पर्टिकुलर एग्जांपल बताओ, स्पेसिफिक बताओ कि ये ऐसा होता है, ये भी ऐसे है, ये ऐसा है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, 5-7 एग्जांपल बताओ, फिर उनसे जो रूल बन रहा है वो रूल को एक्सप्लेन करो आप। ठीक है? तो ये क्या है, फिर क्या जाओ, जनरल पे जाओ। पहले एनालिसिस करो, फिर सिंथेसिस करो। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पहले चीजों को ब्रेक करो और फिर उन चीजों को क्या होता है, जोड़ो, ऐड करो। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, और ये सिंथेसिस का मतलब ऐड करना। पहले चीजों को जोड़ो और फिर उनसे जोड़ने के बाद जो चीजें बनी है सिंथेसिस, फिर वो बताओ। तो एनालिसिस से किधर, सिंथेसिस की तरफ। साइकोलॉजिकल से किधर, लॉजिकल की तरफ।
साइकोलॉजिकल से किधर, लॉजिकल की तरफ। पहले जो वो उसको पता है ये चीज होती है, ये चीज होती है, फिर उसको लॉजिकल बात बताओ। पहले जितना वो उसको ध्यान में है, पहले उतना ध्यान है, पहले वो बताओ केवल केवल, फिर उसको सोचना सिखाओ कि अच्छा अच्छा ये है, तो लॉजिक बाद में दो। इंपेरिकल और रेशनल। इंपेरिकल का मतलब क्या है? इंपेरिकल का मतलब पहले उसको खुद को सीखने दो, आप उसको अनुभव करने दो, उसको एक्सपीरियंस करने दो, ठीक है। उसके बाद उसको क्या बनाओ आप? तार्किक बनाओ, उसको रेशनल बनाओ। क्लियर है मेरे? उसको सोचने पे मजबूर करो आप कि ऐसे ऐसे होता है। बस इतनी सी कहानी है शायद। तो थोड़ा सा ये वापस देख लेते हैं, मेरे को लगता है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये अपना देख लिया, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, टेल शो और डू, तीन टाइप्स जो होते थे। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने वाला प्रिंसिपल, मोटिवेट रहना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए उसका, ठीक है। डेफिनेट एम होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, कैसे पढ़ाना, सिलेक्शन आपको करना आना चाहिए, क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, रिलेशन एस्टेब्लिश करना होना चाहिए आपका, रिपीटेशन आपको करना है। रिपीटेशन का मतलब क्या है? जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो काम की बात है, उसको बार बार बताना है, एक्सप्लेन करना है, डिवाइड करना, जो हार्ड पार्ट है, बड़ा पार्ट है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बताना है। इंडिविजुअल जो बच्चों का लेवल है, हर का अलग अलग लेवल है, अलग अलग डिफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है आपको। डेमोक्रेटिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि क्लास में ऐसा बिहेवियर, ऐसा इन्वायरमेंट आपको लाना है कि बच्चा भी आपसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैथ्स टीचर की तरह आगे एकदम साइलेंस, चौप, कुछ भी नहीं होता ना ऐसा। मैथ्स टीचर का बड़ा खौफ होता है सर, आज तक है वो। मुझे नहीं लगता आपके टीचर अब वो क्यूटी पाई कुछ कुछ वाले टीचर आगे ही नहीं आए, मुझे आई डोंट नो अबाउट दिस, बट हमारे टाइम पे तो बहुत खौफ साहब। ऐसे आने के बाद में ऐसे कोई पेन भी क्यों गिरा दे, मजाल पड़ी है, सवाल ही नहीं पैदा होते। क्लियर नहीं बात? तो आपको ऐसे नहीं करना, टीचर ऐसा नहीं बनना आपको। ऐसा बनो कि यार वो एक फ्रेंडली नेचर है आपका और उनका, वो बता सके प्रॉब्लम, यहां तक कि घर की भी दिक्कत है ना, प्रॉब्लम है, वो आपको एक्सप्लेन कर सके। टीचर बनना तो ऐसा बनना कि वो आपको दोस्त समझे अपना। क्लियर है मेरी बात? तो ये डेमोक्रेटिक बिहेवियर। कंस्ट्रक्टिव, वो कुछ ऐसा करे उसको कि उसका कंस्ट्रक्टिव नेचर डेवलप हो, नई चीजें बनाए, रचनात्मक कार्य करे वो। क्लियर है मेरी बात? फिर हमने कहा था कि मैक्सिमस के जो रूल है, प्रिंसिपल्स है, वो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। वो क्या है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, नॉन से अननोन की ओर, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर, होल से पार्ट की ओर, और आइडेंटिटी इंडेफिनेट से डेफिनेट की ओर। इसके बारे में मैं कर लिया था अपन ने चर्चा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, पर्टिकुलर से जनरल, अपन को पता है कि पहले एग्जांपल्स दो फिर जनरल बताओ। एनालिसिस को मतलब पहले ब्रेक करो फिर ऐड करो। साइकोलॉजिकल से लॉजिकल, और इंपेरिकल अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखने दो पहले, और फिर उसको रेशनलाइज करो, फिर उसको सोचने पे मजबूर करो, उसकी लॉजिकल पावर बढ़ाओ आप। क्लियर है? एक बार फटाफट से करते हैं रिवाइज। सबसे पहले टीचिंग क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। अरे अरे देखो मत भैया, देखो मत। सबसे पहले टीचिंग क्या? टीचिंग के बारे में सबसे पहले बात किसने करी थी? पहले का मतलब अपन ने आज आज बात किसने करी थी? मोरिशन। क्या कहते हैं मोरिशन? मोरिशन कहते हैं कि जो मेच्योर्ड है, फुल्ली मेच्योर पर्सनैलिटी है, और एक लेस मेच्योर पर्सनैलिटी के बीच का जो क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन एजुकेशनल फील्ड का ही रिलेशनशिप क्या कहलाता है? टीचिंग कहलाता है। यहां पर फुल्ली मेच्योर पर्सनैलिटी क्या है? टीचर, और लेस मेच्योर पर्सनैलिटी क्या है? स्टूडेंट है सर। क्लियर है? स्मिथ क्या कहते हैं? स्मिथ कहते हैं टीचिंग जनाब ऐसा जनरेटर है जो क्या करता है? लर्निंग पैदा करता है, लर्निंग जनरेट करता है। कौन कहते हैं? वो स्मिथ कहते हैं। वो बात कर ली क्या है डेफिनेशन की? लो, मोरिसन और स्मिथ। टीचिंग इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ए फुल्ली मेच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मेच्योर personality, in which the less mature personality is advanced to the educational field. स्मिथ क्या कहते हैं? टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच लर्निंग इज जनरेटेड। ओके बॉस। इसके बाद में हमने बात की थी कि टीचिंग एक क्या है? सोशल प्रोसेस है। बात कर ली ना, स्कूल का ऐसा एनवायरनमेंट होता है, आप फ्रेंड से सीखते हो, आप अपने सिस्टर से सीखते हो, आप टीचर से सीखते हो, आप स्पोर्ट्स के मैदान में सीखते हो, क्लियर, स्पोर्ट्स में सीखते हो। तो वो क्या एक सोशल चीज है। टीचिंग के मैंने कहा था दो है, एक ब्रॉडर मीनिंग है, एक नैरो माइंडेड। होता है ना, नैरो माइंडेड है तू यार, छोटी सोच वाला है तू यार, तो टीचिंग का अगर छोटी सोच वाला अर्थ निकाले तो क्या है? फॉर्मल मीनिंग है। क्या है? फॉर्मल मीनिंग, फॉर्मल टीचिंग।
और बड़ी लेवल का, अगर बहुत बड़े सोच में एक ब्रॉडर लेवल पे देखें तो क्या है, फॉर्मल भी टीचिंग है, इनफॉर्मल टीचिंग भी, दोनों टीचिंग आती है उसके अंदर। ये बात कर ली थी, बहुत फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंसेस अपन ने क्लियर कर लिया। टीचर बताए स्कूल में पढ़ रहे हो वो फॉर्मल है, घर से सीख रहे हो, मम्मी से सीख रहे हो, पापा से सीख रहे हो, बस के ड्राइवर से सीख रहे हो, कंडक्टर से सीख रहे हो, दोस्तों से सीख रहे हो, चाचा से सीख रहे हो, मम्मा से सीख रहे हो, वो सब क्या है, इनफॉर्मल टीचिंग। ठीक है साहब, ये बात कर ली हमने। फिर हमने कहा था कि इसके एलिमेंट बहुत से हैं, और ये टीचिंग वाली जो प्रोसेस है ये कैसी है, पहले 1D हुआ करती थी जिसमें टीचर है, लर्नर है और करिकुलम है। अब 3D है, इसमें 3 पार्ट है। CLT क्या है, याद है ट्रिक्स, बिल्कुल याद है सर, क्या CLT, C का मतलब करिकुलम, L का मतलब लर्नर, T का मतलब टीचर, है ना, S CLT ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, 3 वे, 3 वे प्रोसेस। सी का मतलब करिकुलम, एल का मतलब लर्नर, टी का मतलब टीचर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बातें कर ली अपन ने, कर ली सर। इसके बाद अपन ने क्या बात की थी, इसके बाद अपन ने बात की थी कि इसके जो एलिमेंट है, मैंने करिकुलम और सिलेबस का डिफरेंस बताया है, वो मेरे को लगता है पता है। हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे 3 टाइप के हैं, और 3 टाइप कौन कौन से ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, कैप, याद क्या रखेंगे, कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। मेमोरी पे बेस्ट है, फैक्ट पे बेस्ट है, और अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव है, समझदार है, क्लियर है मेरी बात, फीलिंग्स है। साइकोमोटर का तो बताया, रनिंग और एक्शंस वाले जो जितने भी काम होते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी बिल्कुल दिल, दिमाग और हाथ। मेमोरी 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 यानी बेस्ट। बताओ, मेमोरी किसका, हर्बर्ट याद करवाता है, मोरिसन समझाता है, हंट शिकार करता है समस्या का, प्रॉब्लम्स का। क्लियर है मेरी बात, तो वही वाली बात है, मेमोरी लेवल किसका, हर्बर्ट का, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसका, मोरिसन का, और रिफ्लेक्टिव लेवल किसका, हंट का, किसका, हंट का। क्लियर है मेरी बात, इसमें रोट लर्निंग होती है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें रीजनिंग आ गई, लॉजिकल आ गया, हाई लेवल की थिंकिंग आ गई। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, ये बात अपन ने कर ली है। फिर हमने ये स्ट्रक्चर के आधार पर एक तो देखा डायग्नोसिस, एक देखा रिमेडियल। डायग्नोसिस में क्या होता है, पहले टेस्ट होता है, जांच होती है, उसके बाद जो दवाइयाँ दी जाती है, जो जांच की जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है, प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग। और उसको करने के बाद में जो दवाई दी गई है वो क्या है, रिमेडियल टीचिंग। क्या है, रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, बस उसके बाद तो अपन ने कर लिए ये सब, ये अपन ने दोबारा भी देख लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतनी, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। ओके, थैंक यू।